इकाई 2 ऊर्जा संसाधन अथवा एनर्जी रिसोर्सेस। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। एक प्रणाली का दूसरी प्रणाली पर कार्य करने की क्षमता ऊर्जा रिसोर्सेज के अंतर्गत आती है। ऊर्जा के प्रकार यदि देखा जाए तो रासायनिक ऊर्जा के स्रोत लकड़ी व गोबर हैं। जीवाश्म ऊर्जा के रूप में कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस है। और विद्युत ऊर्जा के रूप में ताप विद्युत ऊर्जा घर, जल विद्युत ऊर्जा, वायु विद्युत ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, लहरों से उत्पन्न ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा मुख्य प्रकार की ऊर्जाएं उपलब्ध हैं। ऊर्जा संसाधन को यदि वर्गीकृत किया जाए तो दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स। परंपरागत ऊर्जा के लिए कोयला ऊर्जा के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तेल तथा प्राकृतिक गैस, ताप ऊर्जा व नाभिकीय ऊर्जा। जहाँ तक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का प्रश्न है, इसमें पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, वृक्षारोपण ऊर्जा, नगरीय अपशिष्ट से उत्पन्न ऊर्जा, गन्ने की खोई से ऊर्जा संयंत्र लगाकर, पशुओं व मानव के अपशिष्ट से उत्पन्न ऊर्जा, धुआं विहीन चूल्हे लगाकर ऊर्जा का नियंत्रण तथा सौर ऊर्जा व जल विद्युत ऊर्जा। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत को यदि थोड़ा विस्तार से देखा जाए तो पहले नंबर पे कोयला आता है। देश का लगभग 60% औद्योगिक ऊर्जा उत्पादन कोयले से ही होता है, जिसमें 30% कोयला दामोदर वैली से में गोंडवाना काल 55 करोड़ वर्ष से 18 करोड़ वर्ष पूर्व वाले काल में पाया जाता है। चट्टानों के अंदर कोयले के भंडार रानीगंज, झारिया, गिरडीह, बोकारो, करनपुरा आदि में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो नदी वैली से संबंधित भंडार हैं वह गोदावरी वैली, महानदी वैली, सोन वैली तथा वर्धा वैली है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ की सतपुरा रेंज से भी कोयले का खनन होता है। भारत में कोयला खनन 1774 से प्रारंभ हुआ। आज़ादी के बाद यह कार्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। जहाँ तक कोयले के भंडार का प्रश्न है, 1989 में 1989 में किए गए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कोयले का भंडार भारत में 160 ट्रिलियन टन या खरब टन है। जहाँ तो उपलब्धता का सवाल है, भारत के बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र में कोयले के भंडार उपलब्ध हैं। अधिकतर ताप विद्युत संयंत्र खदान वाले क्षेत्र में ही स्थित हैं। जहाँ तक उत्पादन का सवाल है, 1951 में 35 मिलियन टन 350 लाख टन, 1985 से 89 में 180 मिलियन टन 180 लाख टन उत्पादन कोयले का हुआ है। दूसरा है लिग्नाइट, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं तथा यह कम गुणवत्ता वाला होता है। इसका भंडार नेवली तमिलनाडु में है, जो कि लगभग 90% है। 3300 मिलियन टन, इसमें से 600 मिलियन टन 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। कोयले के बाद दूसरा प्राकृतिक सोर्स आता है तेल, ऑयल और नेचुरल गैस। इसका क्षेत्र
वितरण क्षेत्र 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र वैली के समतल स्थानों पर, गुजरात व थार मरुस्थल में व अंडमान निकोबार द्वीप तक फैला हुआ है। आज़ादी से पहले आसाम एकमात्र राज्य था जहाँ पर तेल की ड्रिलिंग दोहन हो पाया तथा इसकी रिफाइनरी डिगबोई में बनाई गई। स्वतंत्रता के बाद में गुजरात प्लेन रिफाइनरी, बॉम्बे कोस्ट जो कि 115 किलोमीटर समुद्र में है, सर्वाधिक भंडारित क्षेत्र बॉम्बे हाई ही है। इसके अलावा बाड़मेर राजस्थान के अंदर रिफाइनरी बनी। सागर सम्राट नामक ऑफशोर ड्रिल करने वाला प्लेटफॉर्म सर्वप्रथम जापान से मंगवाया गया, जिससे तेल की खोज में तेजी आई। यद्यपि गैस भंडार साधारणतया वहाँ पाए जाते हैं जहाँ तेल पाया जाता है, लेकिन गैस पाए जाने वाले क्षेत्र त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी स्थित हैं। तीसरे नंबर पर आता है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इसके अंतर्गत पवन ऊर्जा प्रमुख है। इसका उपयोग मूलतः ज़मीन से पानी निकालने के लिए, खेती के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के लिए भी किया जाता है, जैसे जैसलमेर, गुजरात और तमिलनाडु आदि में किया जा रहा है। ऐसा आकलन किया गया है कि पवन ऊर्जा से 2000 मेगावाट तक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। पवन ऊर्जा का उपयोग गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि में अधिक प्रचलित है। 1987 तक 1750 मेगावाट का उत्पादन यहाँ हुआ है। इस हानि रहित ऊर्जा के उपयोग के लिए क्या किया जाए? पवन नक्शा बनाया जाए, जिसमें वार्षिक किसी क्षेत्र विशेष के हिसाब से बनाया जाता है। यह वह क्षेत्र है जहाँ पवन गति 10 मीटर ऊंचाई पर नापी जानी चाहिए, जिससे पवन चक्की लगाने का सर्वोत्तम स्थान चुना जा सके। जहाँ जहाँ भी पवन ऊर्जा अधिक है, हवाओं की गति अधिक है, उसी स्थान पर यह संसाधन का उपयोग किया जा सकता है। अधिक पवन गति वाले स्थान में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के समुद्री तट, कर्नाटका को कुछ भाग तथा अरब सागर में स्थित टापू आते हैं। इससे अगला ऊर्जा स्रोत यदि देखा जाए तो ज्वारीय ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत है। यह ऊर्जा असीमित स्रोत है। लहरों की उत्पत्ति वायु द्वारा समुद्र में जल स्तर के सतत घटने बढ़ने द्वारा ज्वार भाटे के कारण होती है। खाड़ी प्रदेश विशेष रूप से इस ऊर्जा के लिए सर्वोपयुक्त स्थान होता है, जहां हाई टाइड संकरे स्थान से घुसते हैं। भारत में ऐसे 2 स्थान चिन्हित किए गए हैं। नंबर 1 कच्छ की खाड़ी तथा दूसरा गुजरात में जो है, दूसरा सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में। इससे अगला संसाधन जो है वो थर्मल एनर्जी के रूप में आता है। ताप ऊर्जा पैदा करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम, गैस कच्चे माल के रूप में प्रयोग में आते हैं। ये स्रोत खनिज उद्गम वाले होते हैं तथा जीवाश्म ऊर्जा के अंतर्गत ही आते हैं। ये संसाधन सीमित हैं, इन्हें पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। यह ऊर्जा स्रोत सर्व सुगम है तथा उद्योगों, खेती, वाहन, घरेलू उपयोग के अंदर सर्वाधिक मांग इन्हीं की है। सन 1888-89 में इस संसाधन द्वारा जनित विद्युत ऊर्जा मात्र 4 मिलियन किलोवाट थी, जो कि जल विद्युत ऊर्जा से दुगनी थी। सन 1950 में 10,000 सर्किट किलोमीटर विद्युत ट्रांसमिशन लाइन थी, जो कि 1987 में 1,71,000 तक हो गई। इसके अतिरिक्त हाई वोल्टेज लाइन जो कि 400 किलोवाट की थी है, वह 16,000 किलोवाट तथा 220 किलोवाट की 55,855 किलोमीटर हो गई। भारत में ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों में की केवल 53% क्षमता ही
काम कर रही है। इस क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब है न्यूक्लियर एनर्जी। भारत में कुछ नाभिकीय खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। विभिन्न खदानों में उपस्थित हैं, जैसे यूरेनियम खदानें सिंहभूम बिहार में है। केरला में समुद्र तट पर पाए जाने वाले मोनोडाइट रेत जिसमें थोरियम का उत्पादन होता है। बिहार में पल्सर डिपॉजिट्स हैं जो कि नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत हैं। भारत के पूर्वी पर्वतों पर हीरा लाइट तथा जर्कोनियम के भंडार हैं जो कि विश्व में सर्वाधिक हैं। साथ ही वहाँ ग्रेफाइट भी पाया जाता है। न्यूक्लियर ऊर्जा पैदा करने के लिए ये विभिन्न सोर्सेज भारत के अंदर उपलब्ध हैं। जहाँ तक भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों का प्रश्न है, यह तारापोर गुजरात तथा महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है। रावतभाटा कोटा राजस्थान में, कालपाक्कम तमिलनाडु में तथा नरोरा पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ये संयंत्र उपलब्ध है। ये रावतभाटा के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का चित्र है। इसके बाद में है अगला संसाधन भूतापीय ऊर्जा है। भारत में इस ऊर्जा का पर्याप्त भंडार नहीं है, यद्यपि पहाड़ों पर पाए जाने वाले गर्म जल के स्रोतों के रूप में कुछ प्रमाण मिलते हैं। मणिकरण नामक स्थान जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इस ऊर्जा का दोहन का काम चल रहा है। अगला है एनर्जी प्लांटेशन। बंजर भूमि पर पेड़ झाड़ियाँ लगाकर ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। ये पेड़ बड़े होने पर लकड़ी तथा चारा पैदा कर सकते हैं तथा ग्रामीण रोजगार का जरिया भी साधन भी बन सकते हैं। गैसिफिकेशन यंत्र के द्वारा वृक्षारोपण ऊर्जा से 8000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1.5 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। अब है शहरी कचरे से ऊर्जा उत्पादन करना। दिल्ली में इस संस्थान से संबंधित एक संयंत्र स्थापित किया गया है, जहां शहरी ऊर्जा से पानित किया जाता है, जिसमें 8 मेगावाट ऊर्जा प्रति वर्ष पैदा की जा सकती है। इस प्रकार के संयंत्र कुछ अन्य शहरों में भी लगाए जा रहे हैं। कुछ शहरों में सीवेज का उपयोग भी ऊर्जा उत्पादन व गैस उत्पादन के लिए किया जा रहा है। अब है खली का उपयोग ऊर्जा के लिए। ऐसा माना जाता है कि भारत में गन्ने की खली 200 मेगावाट ऊर्जा चीनी उत्पादन वाले समय में कर सकती है। एक सामान्य चीनी मिल में 10 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, जिसमें 4 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उस मिल के ऊपर ही खर्च हो जाती है, जबकि 6 मेगावाट ऊर्जा खेतों में ट्यूबवेल से पानी निकालने आदि के लिए उपयोग में लाई जा सकती है अथवा स्थानीय ग्रिड में दी जा सकती है। इस प्रकार से अन्य कृषि आधारित अपशिष्ट जैसे चावल की भूसी भी विद्युत ऊर्जा पैदा करने में सहायक हो सकती है। इसके बाद में है पशुपालन फार्म या मनुष्य के अपशिष्ट से। इसके अंतर्गत गोबर गैस प्लांट आता है। गोबर गैस संयंत्र में गाँव में ऊर्जा उत्पादन का कार्य बहुत लंबे समय से चल रहा है, जिसमें गोबर मुर्गी फार्म की बीटों आदि का भी उपयोग किया जाता है। ये गोबर गैस संयंत्र किसान को ऊर्जा की आवश्यकता को काफ़ी हद तक पूरा कर सकता है। भोजन बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब जलाने के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। इस ऊर्जा का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए भी किया जा सकता है। ये संयंत्र एकल स्तर पर अथवा पूरे गांव वाले स्तर पर, छोटे या बड़े, एक घर के हिसाब से या पूरे गांव के हिसाब से भी लगाए जा सकते हैं। बड़े शहरों में सीवेज से जो बायोगैस निकलती है उसका भी उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है। अब यह है धुआं रहित चूल्हों का उपयोग। लगभग 40 लाख धुआं रहित चूल्हे देश में उपलब्ध हैं, जिसके कारण 20 से 25% तक जलाने वाली लकड़ी की बचत हो रही है। यद्यपि ये चूल्हा स्वयं में ऊर्जा उत्पादन नहीं कर रहा है, लेकिन ऊर्जा का उपयोग कम करने में ये सहायक है, जिसमें 20 से 25% तक लकड़ी की बचत हो जाती है। इन चूल्हों का उपयोग के कारण लगभग 20 लाख टन जलाने वाली लकड़ी बचाई जा रही है तथा इसके उपयोग से सामान्य चूल्हों से होने वाली शारीरिक बीमारियों का नुकसान भी नहीं हो पा रहा है। अगला संसाधन है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की सहायता से
भोजन बनाया जाता है जिसमें कोई अतिरिक्त खर्चा भी नहीं आता। 3 लाख से अधिक सौर चूल्हे भारत में उपयोग में लाए जा रहे हैं। छोटे या मध्यम श्रेणी के ऊर्जा संयंत्रों में लगाए जा सकते हैं। सौर ऊर्जा का सफलतापूर्वक उपयोग भोजन बनाने में, पानी गर्म करने में, पानी से नमक अलग करने में, डिसैलिनेशन में, किसी स्थान को गर्म करने में, फसलों को सुखाने में काफ़ी समय से किया जा रहा है। आजकल विभिन्न राज्यों द्वारा घरेलू और सौर ऊर्जा उत्पादन में सरकार प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन करने वाला व्यक्ति अपने घर की आवश्यकता के अनुसार पैनल लगा सकता है। अधिक उत्पन्न हुई ऊर्जा ग्रिड में चली जाती है, जिसके लिए उत्पादित बिजली के हिसाब से व्यक्ति को पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसी क्रम में बहुत से लोग बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं। सौर ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है, क्योंकि कोयला व पेट्रोलियम कुछ समय के बाद में समाप्त होने वाले ही हैं। सूर्य ऊर्जा या सोलर सेल दूर दराज के क्षेत्रों में के लिए एक वरदान है, जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सभी सैटेलाइट जो कि अंतरिक्ष में क्रियाशील हैं, सौर ऊर्जा से ही चलते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग ऑफशोर खनन, पेट्रोलियम आदि के लिए भी किया जा सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें एक दिन में पड़ती हैं, इतनी ऊर्जा होती है कि ये पूरे विश्व की ऊर्जा की वार्षिक आवश्यकता से लगभग 50,000 गुना अधिक होती है। फ्रांस में माउंट लुइस पर्वत पर एक बड़ी सौर ऊर्जा भट्टी बनाई गई है, जिसमें लगभग 3,500 छोटे शीशे लगाए गए हैं। यह भट्टी 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप उत्पन्न कर सकती है, सूर्य की ऊर्जा को संकेंद्रित करके। सौर ऊर्जा कुकर का उत्पादन भारत में 1962 में शुरू हो गया था। यद्यपि यह इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि इस कुकर की सहायता से भोजन बनाने में समय अपेक्षाकृत अधिक लगता था। सोलर सेल, प्रथम सोलर सेल 1954 में बना लिया गया था। यह 1% सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करने में सक्षम था। आधुनिक सेलेनियम तथा सौर सेल की क्षमता 25% तक बढ़ चुकी है। अब है जल विद्युत ऊर्जा। भारत में 23% ऊर्जा बड़े जल विद्युत संयंत्रों द्वारा पैदा की जा रही है। भारत की हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्षमता 4000 गुणा 109 किलोवाट है प्रति घंटा है, जिसमें अभी तक मात्र 11% ही उपयोग हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त 25 गुणा 10⁻⁹ किलोवाट ऊर्जा छोटे तथा मध्यम आकार के संयंत्रों द्वारा उत्पन्न की जा रही है। धन्यवाद।